नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, कीम छो की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो जीनस अड्डा। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर के, और वो आज का ही है इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनएचपीसी जेई के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप सभी लोगों को पता है कि इसमें कितनी वैकेंसीज हैं और किस तरीके से मुझे इसकी तैयारी करनी है। बट तैयारी के पहले एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि अगर हमें पता चल जाए कि कुछ प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जिसको हम पढ़ करके आज अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन को, जहां पर मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों को पढ़ करके जाने ही जाने हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, अब अगर मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है मेरे लाल, वो है आप लोगों का सिलेबस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस के बारे में। देखो, जब भी कभी आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कुछ भी ऐसी चीज देखते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टॉपिक्स कहाँ से होंगे। तो जो एनएचपीसी ने आप लोगों को डिटेल सिलेबस दिया हुआ है उसी को देखेंगे, उसी का ही पीडीएफ मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के लगाया है और उसी से ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई गेस आप लोगों के पास, सभी लोगों के पास यहाँ पर पीडीएफ तो होगा, राइट? अगर पीडीएफ है तो हम लोग उसको जरूर देखेंगे। अब गाइज यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सिलेबस है उसी सिलेबस को यहाँ पर रखा गया है। आई होप आप उसको देख पा रहे होगे। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें लिखा हुआ है दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन। देखो, सिंपल मशीन से जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो मैकेनिज्म को लेकर के पूछा जा सकता है, जहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेकर के या फिर हायर पेयर या लोअर पेयर को लेकर के। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो ये है ही भाई साहब, इसको तो मतलब दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है 4 बार लिंकेज और लिंक मोशन। तो 4 बार लिंकेज को इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों से इन्वर्जन्स पूछे जाएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोगों से कई बार पूछे गए, ठीक है। लिंक मोशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ 4 बार लिंकेज से जरूर क्वेश्चन आएंगे। फ्लाई व्हील एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। फ्लाई व्हील से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं ज्यादा पूछे गए हैं, तो फ्लाई व्हील को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा। पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट में आप लोगों से वी बेल्ट और फ्लैट बेल्ट के क्वेश्चंस में से फ्लैट बेल्ट के क्वेश्चन ज्यादा देखे गए। वी बेल्ट से बस एंगल पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो सकता है वो हो सकता है क्लच। क्लच से काफी सारे क्वेश्चन देखे गए हैं, हमेशा क्लच से काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूं आप लोगों से गियर्स के बारे में, तो टाइप ऑफ गियर से काफी क्वेश्चन आते हैं, ये फैक्ट है। और गियर प्रोफाइल और जो आप लोगों का गियरिंग रेशियो है, गियरिंग रेशियो से ज्यादा मैं गियर ट्रेन को तवज्जो देना चाहूंगा, क्योंकि उससे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आप लोगों से पूछा है कई बार इन्होंने। इसमें गियर कैलकुलेशन को लेकर के गाइज अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो गियर कैलकुलेशन के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ फॉर्मूले जरूर पूछ लिए जाते हैं कि मॉड्यूल क्या है, सर्कुलर पेच क्या है, इसके फॉर्मूले जरूर पूछे जाते हैं। फिर गवर्नर्स, गवर्नर से आप लोगों के स्टैटिक क्वेश्चन काफी सारे बन जाते हैं कि डेड वेट गवर्नर कौन सा होता है ना, स्प्रिंग लोडेड कौन सा होता है, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें काफी क्वेश्चन आए हैं। रिवेटेड जॉइंट से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा। बियरिंग से भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन इन कॉलर एंड पाइवोट्स, इससे आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। बियरिंग और कैम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे गए, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज है, इससे क्वेश्चन अभी तक इतना ज्यादा नहीं पूछा गया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फ्रिक्शन से, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, उससे कभी कभार क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ज्यादा देखने नहीं मिलते हैं। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन कई बार मैंने देखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स को आप लोगों को दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे आप लोगों के काफी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। जो इलास्टिक कांस्टेंट्स लिखा हुआ है मैं उसको ऑब्वियसली मिटा देता हूं, क्योंकि वो इलास्टिक लिमिट से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जहां पर आप लोगों का प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट और रेजिलियंस वगैरह पूछ लेगा। इलास्टिक मॉडल्स के बारे में पूछ लेगा, है ना। कार्बन परसेंटेज के काफी क्वेश्चन आते हैं। बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अभी इसी सैटरडे को ही मैंने बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम किस तरीके से निकालना है वो सिखाया है। फिर उसके बाद आ जाता है स्ट्रेस इन कंपोजिट बार्स, इसको छोड़ सकते हो आप लोग। टॉर्शन इन शाफ्ट, टॉर्शन में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज पकड़ के चलनी है, और वो है आप लोगों का एक इक्वेशन, राइट। उस इक्वेशन को देखना है। बेंडिंग के बारे में इसमें नहीं दिया है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेंडिंग इक्वेशन भी देखिएगा। इसमें गाइस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है बकलिंग ऑफ कॉलम्स। बकलिंग ऑफ कॉलम से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं,
ठीक है, क्यों पूछते हैं इस समय? इसलिए एक बकलिंग ऑफ कॉलम, जिसमें आप लोगों का थ्योरीज ऑफ फेलियर्स वगैरह भी आ जाता है, इसी में ही आता है। ठीक है, तो उसको देखिएगा, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट इसको छोड़ के चला जाता है। और फिर उसके बाद आता है प्रेशर वेसल, मतलब इसमें आप लोगों से सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस पूछ लेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस पूछ लेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ये है। फिर उसके बाद अगर मैं थर्मल इंजीनियरिंग में आऊँ तो दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में तीनों लॉज, अगर तीनों लॉ आप लोगों को बनते हैं दैट इज वेरी गुड। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे आप लोगों के काफी क्वेश्चन आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स इन साइक्लिक प्रोसेस, इसका कुछ वो नहीं है। नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFE, इससे थोड़े बहुत क्वेश्चन है जिसमें वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों का। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन नोजल के बारे में पूछ लेगा, कंप्रेशर के बारे में पूछ लेगा, इस तरीके के क्वेश्चन से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टडी फ्लो में अगर मैं बोलूँ नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो थोड़ा सा वर्क डन वगैरह के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा तो आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज और है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो डेफिनेशन ऑफ सिंक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सोर्स रिजर्वायर ऑफ द हीट, इसकी जरूरत नहीं है। हीट इंजन के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, ये जो लिखा हुआ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आपको COP वगैरह पूछ लेता है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ये जो लिखा हुआ है ये पंप एंड एसी के अंदर आ जाएगा। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसेस स्टेटमेंट, इससे काफी सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, राइट, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन एब्सोल्यूट और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, इसमें केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल और सेंटीग्रेड स्केल, इसके जो रिलेशन है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। सेल्सियस इंटीग्रल, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। एंट्रोपी के बारे में क्वेश्चन आएगा, एंट्रोपी चेंज के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, ये चीज याद रखिएगा। फिर उसके बाद कैरनॉट साइकिल, कैरनॉट एफिशिएंसी, अगर आप लोगों ने यहाँ पर इंजन एफिशिएंसी पढ़ी है तो कैरनॉट भी आप लोग इसको कंप्लीट करके जाइएगा। यहाँ पर सिर्फ PMM2 दिया हुआ है। आई अंडरस्टैंड कि PMM2 काफी ज्यादा लगता है कि हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं पूछे गए। PMM1 PMM2 क्या है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वॉयलेट करता है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को, राइट, इसके बारे में ही आप लोगों की चीजें आती हैं। और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में PV और PT डायग्राम जो है, जो प्योर सब्सटेंस का H2O के लिए स्टीम टेबल विद रिस्पेक्ट टू दिस, डेफिनेशन ऑफ द सैचुरेशन, वेट नहीं, डिग्री ऑफ सुपर हीट नहीं। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मॉइलर चार्ट को देख करके जाइएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो आप लोगों का है, राइट, इसमें जितनी डेप्थ में जाकर के पढ़ सकते हैं इतना पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। डेफिनेशन ऑफ जो स्टोर्ड एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कवर हो जाता है। फ्लो एनर्जी के बारे में इतना ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। कंडीशन ऑफ स्टडी स्टेट, स्टडी फ्लो, इसके बारे में भी इतना नहीं आता है, लेकिन कंडीशन बहुत ही वो है, मतलब एजम्पशंस हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। फिर अगर मैं एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़नी है आप लोगों को ऑटो साइकिल, और दूसरी पढ़नी है आप लोगों को डीजल साइकिल। PVTS डायग्राम मैंने इसका दोनों का सिखाया हुआ है, इसकी थर्मल एफिशिएंसी बताई हुई है। तो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल आप लोगों को पढ़ना है, बस हो गया। ना ही डुअल में जाना, ना रैनकाइन में जाना, ना ही आप लोगों को स्टर्लिंग में जाना है, एरिक्सन में जाना है, किसी में भी जाने की जरूरत नहीं है। इसको जरूर पहले पढ़ लेना, बाद में अगर मन करे तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। फिर उसके बाद हम जाएंगे आईसी इंजन परफॉर्मेंस में। आईसी इंजन परफॉर्मेंस में इतने क्वेश्चन तो नहीं है। आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन से आजकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको दिमाग में रखिएगा। मैंने फाउंडेशन बैच में बहुत अच्छे से इन डेप्थ आप लोगों को सिखाया हुआ है। रेनकाइन साइकिल पूरी की पूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेनकाइन साइकिल से आजकल क्वेश्चंस आते हैं। बॉयलर क्लासिफिकेशन से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिकेशन से नहीं आएंगे, फिटिंग एसेसरीज से नहीं आएंगे। फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर्स, इसके डेफिनेशन से काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। और एसेसरीज थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। एयर कंप्रेसर्स एंड देयर साइकिल्स, रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ द रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम टरबाइंस। ओके, तो देखो इसमें आप लोगों को नोजल तो छोड़ देना, लेकिन स्टीम टरबाइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, क्योंकि नोजल से बहुत सारा क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है दैट इज VCRS एंड VARS, इसके बारे में आप लोगों से जरूर पूछा जा सकता है। रेफ्रिजरेशन प्लांट के बारे में पूछा जा सकता है, इसको दिमाग में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए चलेंगे गाइस फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप लोगों से फ्लूइड के पूछे जाते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद नॉन न्यूटोनियन कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। जो आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा इसमें कवर कर दिया है। फ्लूइड स्टैटिक्स में प्रेशर एट अ पॉइंट में मैनोमीटर आपको पता है, P इक्वल्स टू ρgh पता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, बॉयंसी एंड जो आप लोगों का मेटासेंट्रिक हाइट है, राइट, उससे क्वेश्चन आता है, लेकिन वो यहाँ पर लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सो दैट आप लोगों को समझ में भी आएगा, राइट।
बुओयेंसी एंड मेटा सेंटर, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन जरूर रखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इन्होंने सिलेबस में दिया ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैनोमीटर्स वगैरह दे दिया है, यूट्यूब में दे दिया है, इंक्लाइंड दे दिया है, दैट इज गुड। लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन इसमें मतलब पढ़ के चले आना, मैनोमीटर्स पढ़ लेना और मैनोमीटर्स में यूट्यूब पढ़ लेना, इंक्लाइंड पढ़ लेना। इंक्लाइंड में सिर्फ साइन थीटा का एंगल होता है और कुछ भी नहीं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में अगर किसी को कुछ भी पढ़ना है तो स्ट्रीम लाइन के बारे में पढ़ लेना। लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो, इसको भी थोड़ा सा देख करके चले आना। एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लो देखने की क्वेश्चन जरूरत नहीं है। कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ के जाना क्योंकि इससे आप लोगों के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए देखेंगे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में बर्नौलीज इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब भर भर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। वेलोसिटी हेड प्रेशर है जिससे कुछ नहीं आएगा। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको देखिएगा। मेजरमेंट एंड फ्लो रेट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल। वेंचुरीमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पिटॉट ट्यूब से वेलोसिटी के बारे में है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। और ऑरिफिस मीटर, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे सीडी, सीसी और सीवी के बारे में, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। इनके बारे में इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। हाइड्रोलिक्स में लिखा हुआ है हाइड्रोलिक टर्बाइंस, इसके क्लासिफिकेशन पढ़ के चले आना, प्रिंसिपल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना हो तभी उसमें जाना। और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ के चले आना, इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ परफॉर्मेंस से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा गाइज। आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को मिलेगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स, इसमें माइल्ड स्टील और एलॉय स्टील जो है ये जरूर पढ़ लेना। हीट ट्रीटमेंट जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट। वेल्डिंग में लिखा हुआ है आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गैस वेल्डिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीआईजी, एमआईजी वगैरह पूछ लेगा। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीएसिटिलीन का रेशियो पूछ सकता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के तीनों टाइप्स बढ़ के जाना, राइट। स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक दैट इज टीआईजी, एमआईजी, ये आप लोगों का आर्क वेल्डिंग के अंदर आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं करा है, राइट। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। वेल्डिंग डिफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, वेल्डिंग टेस्टिंग से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे। फाउंड्री एंड कास्टिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस समय कास्टिंग का काफी ज्यादा इफेक्ट दिख रहा है और कास्टिंग से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कास्टिंग को देख के चलना। मेथड्स कास्टिंग के जरूर पूछे जाएंगे, डिफेक्ट्स भी कास्टिंग के पूछे जाते हैं और कास्टिंग में अलाउंसेस वगैरह बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। फोर्जिंग, फोर्जिंग को थोड़ा बहुत देखिएगा जिसमें वार्म फोर्जिंग वगैरह इसमें आ जाती है। एक्सट्रूजन से भी क्वेश्चन थोड़े बहुत देखने के लिए मिलेंगे। मेटल कटिंग जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कटिंग टूल से आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकते हैं। मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, टर्निंग, है ना, इन सब से मिल सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मशीनिंग में जैसे लिखा हुआ है इसमें लेथ हो गया, मिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, शेपिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टूल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं पूछेगा आप लोगों से, लेकिन इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ेंगे और ये जो टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़ के नहीं आता। आप लोगों ने अपने कॉलेज के सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा हुआ था, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन ये बहुत ही इजी चीजें दे दी हैं इन्होंने। पूछ लिया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आप सभी लोगों को पता है कि 90 डिग्रीज पे जहां पे होता है ऑर्थोग्राफिक। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल मेथड, पता है ना कि भाई लेफ्ट अगर चीजें हैं तो उसको राइट में रखते हैं, राइट वाली चीजें उसको लेफ्ट में रखते हैं, ऊपर का नीचे बनाते हैं, नीचे का ऊपर बनाते हैं, राइट। टॉप व्यू, फर्स्ट फ्रंट व्यू, है ना, साइड व्यू। ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के लिए अलग अलग होता है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। मुझे नहीं लगता कि वो डायग्राम देकर कितना क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन बना सकते हैं, ठीक है। सिंबल से अभी तक तो क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं ऑर्थोट्रोपिक व्यूज में, कंटेनिंग द प्लेन सर्फेसेस, स्लैंटिंग सर्फेसेस, स्लॉट, रिब्स एंड सिलेंड्रिकल सर्फेसेस, ये नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ पर जो ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक में जो कन्वर्ट करने वाली चीजें हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो गाइज ये था आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अभी आप लोगों को बताए। देखो ऑल दो अगर सिलेबस दिया हुआ है तो सिलेबस में 110% इवन हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं जो मैंने हाईलाइट करे हैं। अगर आप लोगों के टॉपिक्स बनते हैं गुड, अगर नहीं बनते हैं तो सबसे पहले इनको कवर करने की कोशिश करना क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं, इसको हमेशा याद रखना। प्लस उसके साथ आप लोगों को एक चीजें और बता देता हूं, अगर कभी भी आप लोगों को लगे कि इसमें किस तरीके से
और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा और आगे लेकर के चलूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को क्वेश्चंस के डेप्थ में जाना है या फिर आप लोगों को ये वाली चीजें देखनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन को मैं तैयार करूं या फिर ये पूरे के पूरे एनएचपीसी जेई के सिलेबस को किस तरीके से तैयार करूं, नोटिफिकेशन डेट भी आ गई है, सारी चीजें आ गई हैं, वैकेंसीज भी पता चल गई हैं, तो मैं क्या करूं, उसके लिए गाइज आप सभी लोगों को बता दूं कि इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करता है और उसमें से एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोगों का बैच। गाइज देखो, मैं ये नहीं कहता कि हर किसी स्टूडेंट को इस बैच में एनरोल करना जरूरी है, बट मैं ये जरूर कहता हूं कि जो भी स्टूडेंट एनएचपीसी के लिए बहुत सीरियस है और वो चाहता है कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को बैच होना आपके पास जरूरी है। देखो, जब भी कभी आप जंग में जाते हो तो जंग में माना कि आपके बाजुओं में बहुत ताकत है, आपका हौसला बुलंद है, लेकिन अगर उन्हीं ताकत वाली बाजुओं में मैं एक बढ़िया सी तलवार दे दूं तो आप लोग और अच्छे तरीके से दुश्मनों का सामना कर पाओगे। तो गाइज ये जो आपके मजबूत बाजुओं में जो तलवार है वो यही है। अब गाइज अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये बैच आप लोगों का शुरू हो रहा है आज से, दैट इज 26 जून। 26 जून से ही ये वाला बैच शुरू हो रहा है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एनएचपीसी की तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि उसको नेक्स्ट लेवल तैयारी करनी है, जहां पर उसे सारा कंटेंट मिल जाए, जहां पर उसे सारे क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन मिल जाए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मिल जाए और सारी चीजें वो पढ़ के एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे सके, तो उसके लिए आप लोगों के पास ये वाला बैच है। तो आप सभी लोग जाकर के इसमें एनरोल कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं और बढ़िया वाले अपने मार्क्स भी लेकर के आ सकते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, खुद को एनरोल करना है। जब भी कभी एनरोल करने जाओ देन यूज कोड Y166। Y166 से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो तो एप्लीकेशन में आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। सो आई एम सेइंग कि अगर एप्लीकेशन के थ्रू 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, 100-200 रुपए भी बच रहे हैं, तो बचा लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है, राइट? बस एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन के थ्रू कर लेंगे, कॉइन्स होते हैं। और देखो, वहां पर जब भी कभी आप जाओगे तो वहां पर जो डिस्काउंट कूपन कोड दिखाई देता है वो दिखता है कोई 75% वाला, राइट? अभी जून 75 आई गेस चल रहा होगा या फिर कोई भी चलेगा, उससे 75% मिलता है। स्टूडेंट बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो उसमें 75% वाला ही डिस्काउंट लेके चले आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस कोड से आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 77% का। अलॉन्ग विद दैट एप्लीकेशन से आपको कितना डिस्काउंट मिल गया, 1% का एक्स्ट्रा। तो टोटल डिस्काउंट आप लोगों को कितना मिल गया, 78%। अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई एक बैच है, सेम बैच, वो 78% डिस्काउंट मिल रहा है जब आप Y166 लगा रहे हो, और सेम बैच आप लोग जो उसमें कूपन कोड लगा हुआ है उसी बैच से लगा रहे हो, 75% डिस्काउंट पे ले रहे हो। यार अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा हो 75% में तो बात बनती भी है कि हाँ चलो हमने एक्स्ट्रा पे किया, हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन अगर सेम चीज ही आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मिल रही है, देन व्हाई विल यू गो फॉर दैट कोड्स, राइट? और डिस्काउंट कूपन्स है ना, तो डिस्काउंट कूपन कोड के लिए यूज दिस कोड, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप लोग इस बैच में एनरोल भी हो जाएंगे। एंड आई बिलीव कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया सी, एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज द बेस्ट थिंग। तो गाइज जाओ अभी जाकर के खुद को एनरोल करो, यूज करना कोड Y166 का, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। और एक चीज और, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक पड़ जाएगी, तो जाकर के वहां से भी यूज कर सकते हो आप लोग, मतलब वहां पे भी जाकर के लिंक में क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो। तो अभी एनरोल करो और तैयारी करो बढ़िया वाली, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने बता दिए, पूरा सिलेबस भी कवर करना है और बढ़िया परफॉर्म करना है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो ये चाहता है कि नहीं बस परफॉर्म करना है ना, अच्छा हो बुरा हो वो बात की बात है, बस परफॉर्म करना है, ऐसा ना हो। बढ़िया वाला परफॉर्मेंस देंगे, बढ़िया वाला तैयारी करेंगे, और उसके लिए आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। यहाँ पर मैं खुद आप लोगों को थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। RK सर भी है, आप लोगों के अभिषेक सर हैं, पिंकी मैम हैं, गौरव सर हैं, सभी लोग हैं। तो जाओ जाकर के तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो, सिलेक्शन लो, और बस अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, हर किसी का बिल्कुल सीना गौरव से और गर्व से चौड़ा कर दो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अपन डायरेक्ट बैचेस में ही, आज से शुरू है। जल्दी जाओ और जाकर के खुद को एनरोल करो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं सीधा बैचेस में।